अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन मैराथन क्लासेस यूजीसी नेट। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, कम्युनिकेशन। हम ये देखेंगे कम्युनिकेशन के ऊपर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एन ओपन डोर पॉलिसी। कम्युनिकेशन में इससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के जो प्रकार होते हैं। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के किस प्रकार में ओपन डोर पॉलिसी शामिल है। अब आपको यहाँ पर ये समझना है सबसे पहले कि ओपन डोर पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट टाइप फॉर्मल कम्युनिकेशन, then after informal communication, C visual communication and last one that is non-verbal communication। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको रिलेट करना है ऑप्शन से। तो इसमें जो 4 ऑप्शन हैं, आंसर जो इसमें से आएगा वो है बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया था, शायद आपको याद होगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी जो हम बिजनेस में करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में करते हैं, ठीक है, उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी हम जो फैमिली में करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो आगे हम डिस्कस करने वाले इसके बारे में। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी शब्दों के बिना, हाथ के इशारे से या फिर सर के इशारे से या फिर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, उससे कोई कम्युनिकेशन करना, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इन चारों के जो प्रकार है कम्युनिकेशन, उनमें से ओपन डोर पॉलिसी किस में होता है। अब हम समझेंगे ओपन डोर पॉलिसी क्या होता है। व्हाट इज एन ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर यानी दरवाज़ा जो है वो खुला होता है, ये एक पॉलिसी है। अब कौन अपना दरवाज़ा खुला रखेगा, फैमिली में या फिर बिजनेस में। ठीक है, देखिए, एन ओपन डोर पॉलिसी इज़ अ कम्युनिकेशन। ओपन डोर पॉलिसी ये भी एक संचार का क्या है, एक पॉलिसी है। That principle in which the CEO, management and other higher ups leave their doors open for employees to come in and voice their concerns, ideas, feedbacks and opinions। ओपन डोर पॉलिसी जो होती है ये भी क्या है, कम्युनिकेशन है, संचार है। ये एक ऐसा उसूल है जिसमें जो CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर कोई मैनेजर होता है, या फिर कोई हायर अप्स यानी हायर अथॉरिटी, जो उच्च अधिकारी होते हैं, वो अपना जो दरवाज़ा है वो खुला रखते हैं। किसके लिए, फॉर द एम्प्लॉयज़। वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनके लिए वो अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं, उसे ओपन डोर पॉलिसी कहा जाता है। एंड वॉइस देयर कंसर्न्स, ताकि जो उनके कर्मचारी होते हैं वो उनके जो कंसर्न्स है यानी उनकी जो समस्या है या फिर कोई आइडिया है, कोई फीडबैक है या फिर उनकी कोई राय वो देना चाहते हैं, तो इसे ओपन डोर पॉलिसी कहा जाता है। इसीलिए अब ये एम्प्लॉयज़ और मैनेजर और CEO के बीच में होता है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन है, सही ऑप्शन, वो आएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो हम बिजनेस में करते हैं। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ द पॉलिसी इज़ टू बिल्ड ट्रस्ट। अब ये जो पॉलिसी होती है ओपन डोर पॉलिसी, यानी अपने दरवाजे खुले रखना अपने कर्मचारियों के लिए, तो ये जो पॉलिसी है उसका जो उद्देश्य होता है, टू बिल्ड ट्रस्ट यानी एक भरोसा कायम करना, बाय इनवाइटिंग ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, यानी लोगों के साथ, ख़ासतौर से अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ एक कम्युनिकेशन करके, संचार करके एक भरोसा कायम करना। वेयर एवरीवन्स वॉइस कैन बी हर्ड एंड अंडरस्टूड, जहाँ पर हर किसी की जो आवाज़ है और जो शिकायतें हैं या फिर आइडियाज़ है उसको सुना जाता है। ठीक है, देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने क्लासरूम कम्युनिकेशन यानी कक्षा में जो संचार होता है, जो छात्र होते हैं और जो टीचर होता है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे क्लासरूम कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट इज़ सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी अनुक्रमिक जो क्रम होता है किसका, एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम और कक्षा का जो संचार होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उसका ऑर्डर क्या आएगा। अब ए जो है दैट इज़ नॉलेज, पहले नॉलेज देंगे, या फिर इंटरेस्ट यानी स्टूडेंट्स की जो दिलचस्पी है वो बनाएंगे। देन आफ्टर इवैल्यूएशन यानी बच्चों को चेक करेंगे, और अवेयरनेस यानी और ज़्यादा जो आप अवेयर करोगे, उनको बाखबर करोगे कि भाई आप कौन सा लेसन पढ़ाने जा रहे हो, ये होगा। या फिर जो सेकंड ऑर्डर है
अवेयरनेस, पहले आप स्टूडेंट्स को ये अवेयर करोगे, उनको जागरूक करोगे कि भाई आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सेकंड जो है दैट इज़ इंटरेस्ट, यानी आप उनका इंटरेस्ट पैदा करोगे। देन आफ्टर नेक्स्ट इवैल्यूएशन, उसके बाद आप उनको चेक करोगे, असेसमेंट करोगे, और लास्ट जो है उससे रिलेटेड और जो एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो दोगे। या फिर सी है इवैल्यूएशन, पहले आप बच्चों को चेक करोगे, उसके बाद अवेयर कौन सा लेसन आप पढ़ाने जा रहे हो वो बताओगे, या फिर नॉलेज आप उनको एक्स्ट्रा जानकारी दोगे, और लास्ट में उनकी दिलचस्पी आप पैदा करोगे। ठीक है। देन आफ्टर डी ऑप्शन इंटरेस्ट, पहले उनकी दिलचस्पी बनाओगे, उसके बाद उनको एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो दोगे, या फिर बच्चों को चेक करोगे, और लास्ट में उनको ये बताओगे कि कौन सा लेसन आप पढ़ने जा रहे हो। तो इसमें अगर हम क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो ऑर्डर आता है, हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी बी। अब बी कैसे आएगा ये देखेंगे हम। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी कक्षा में जो संचार के तत्व होते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, यानी कक्षा का जो संचार होता है उसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला जो आप अपने छात्रों के साथ करोगे वो है अवेयरनेस, यानी आप आपके जो छात्र हैं उनको जागरूक करोगे। क्लासरूम कम्युनिकेशन स्टार्ट्स व्हेन द टीचर मेक्स द लर्नर अवेयर ऑफ द लेसन दैट ही और शी इज़ अबाउट टू टीच, यानी जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है इट स्टार्ट्स, वो आप शुरू करोगे व्हेन द टीचर मेक्स द लर्नर्स यानी जो हमारे छात्र होते हैं उनको आप पहले अवेयर करोगे, उनको बताओगे कि आज हम कौन सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो ऑर्डर आएगा वो अवेयरनेस आएगा, जागरूकता आएगा। देन आफ्टर दिस इन्वॉल्व्स टेलिंग देम, अब जागरूकता में क्या आएगा, इसमें ये आएगा कि आप बताओगे उनको द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, यानी आप जो लेसन पढ़ाने जा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या, आप क्यों पढ़ा रहे हो वो। ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी अवेयरनेस। देन आफ्टर उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर आएगा इंटरेस्ट, यानी रुचि। The second step is to get the learners engaged and interested in the lesson by making the use of interesting techniques of teaching, connecting the lesson with real life, using appealing teaching aids, etc. अब उसके बाद पहले आप अवेयर करोगे, ये बताओगे कौन सा लेसन आप स्टार्ट करने जा रहे हो। उसके बाद जो आप सेकंड ऑर्डर जो करोगे इंटरेस्ट, यानी उनकी रुचि पैदा करोगे। द सेकंड स्टेप इज़ टू गेट द लर्नर्स, यानी जो हमारे छात्र हैं उनको आप इंगेज करोगे, उनकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ाओगे। कोई भी एक्टिविटी लेकर, या तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसमें कोई पजल डाल सकते हो, ठीक है, या फिर कोई ग्रुप डिस्कशन वगैरह, या फिर कोई रोल प्ले करवा सकते हो। तो आप उनको इंगेज करोगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दिलचस्पी उसमें बढ़े। बाय मेकिंग यूज़ ऑफ इंटरेस्टिंग टेक्निक्स, अभी जो हमने टेक्निक्स के बारे में बात किया, ऑफ टीचिंग कनेक्टिंग द लेसन, यानी ऐसी आप कोई एक्टिविटी करवाओगे जो आपके लेसन से रिलेटेड हो। ठीक है। तो जो हमारा सेकंड जो आएगा ऑर्डर दैट विल बी इंटरेस्ट। पहला अवेयरनेस, आप बताओ कि आप कौन सा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हो। उसके बाद जो सेकंड है उनकी दिलचस्पी बढ़ाओगे, उनको इंगेज करोगे। ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट ऑर्डर जो आएगा क्लासरूम कम्युनिकेशन में दैट विल बी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, यानी अपने बच्चों को क्या करना, इवैल्यूएट करना, असेसमेंट करना। वंस द लेसन इज टॉट, जब आप अपना लेसन कंप्लीट कर लेते हो, पूरा कर लेते हो, पूरा पढ़ा लेते हो, द लर्नर्स आर असेस्ड, जो हमारे छात्र होते हैं उनका असेसमेंट किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, उनको चेक किया जाता है ऑन देयर लर्निंग, कि भाई उनको लेसन कितना समझ में आया। अब असेसमेंट में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो भी लेसन के क्वेश्चंस होते हैं। दिस कैन बी डन इन मेनी वेज। अब इसमें हम बहुत सारे तरीक़ों से बच्चों को चेक कर सकते हैं, या फिर रिटर्न में, या फिर हम ओरल उनसे पूछ सकते हैं, या फिर टेस्ट ले सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑकर्स ड्यूरिंग द लेसन एंड ऑल्सो आफ्टर द लेसन। हो सकता है आप इवैल्यूएशन जो मूल्यांकन है वो आधा लेसन होने के बाद आप करो कि बच्चों को कितना समझ में आया, या फिर आप उसको लास्ट में इसको कंडक्ट कर सकते हो। तो थर्ड ऑर्डर में जो आता है क्लासरूम कम्युनिकेशन में दैट इज़ इवैल्यूएशन। ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट जो ऑर्डर आता है दैट इज़ नॉलेज। Following the above steps successfully will lead to the gaining of new knowledge in the learners. It is the outcome of communication process where the pre-set goal of gaining knowledge is achieved. Following the above steps, यानी अब ऊपर जो हमने जितने भी स्टेप्स को डिस्कस किया, पहले आप अवेयर करोगे, ठीक है, बताओगे, देन आफ्टर इंटरेस्ट उनको इंगेज करोगे, उनके उसके बाद उनको चेक करोगे, और लास्ट में जो हमारा ऑर्डर आता है वो है नॉलेज।
यानी आपने चेक कर लिया कि आपके जो छात्र हैं उनको कितना लेसन समझा, उसके बाद आप जो है बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा जानकारी दोगे, ठीक है। दैट विल लीड टू गेनिंग न्यू नॉलेज, जिससे आपके छात्रों को नई क्या जानकारी मिलेगी। एंड इट इज़ द आउटकम ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर द प्री सेट गोल। और यहाँ पर हम एक गोल सेट करते हैं कि भाई हमको कौन कौन सी जानकारी जो हमारे लेसन से रिलेटेड वो देना है हमको, ठीक है। दैट्स वाई जो हमारा फोर्थ ऑर्डर आएगा, लास्ट वन, दैट इज़ नॉलेज। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर आउट द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग। फिगर आउट, यहाँ पे निम्नलिखित से जो कक्षा में गैर मौखिक, अब हमने इससे पहले डिस्कशन किया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर मौखिक, जिसमें आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, या तो आप हाथ से इशारे करोगे, सर से इशारे करोगे, या फिर जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जैसे अगर क्लासरूम में हम किसी छात्र को जब घूरते हैं तो ये हमारा कम्युनिकेशन होता है, हम बोलते कुछ नहीं लेकिन बच्चों को ये समझता है कि टीचर को गुस्सा आ गया, ठीक है। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो गैर मौखिक संचार होता है एक क्लासरूम में, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके जो घटक होते हैं उसको आपको पहचानना है। इसमें सबसे पहला फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, कल्चरल स्पेस, देन आफ्टर कल्चरल स्पेस यानी सांस्कृतिक जो डिस्टेंस होता है, यानी सांस्कृतिक जो अंतर होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, दैट इज़ सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने का जो तरीका होता है, जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है। देन आफ्टर सेकंड जो ऑप्शन है स्पीड ऑफ अटरेंस। स्पीड ऑफ अटरेंस यानी बातचीत करने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, जैसे कुछ जो है वो जल्दी जल्दी बात करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो बात करते हैं। इसमें इंडिया में अगर अलग अलग स्टेट में हम देखें तो सबका जो बातचीत करने का तरीका जो है वो अलग होता है, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स यानी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है, कहीं तेज़ बोलना, कहीं धीरे बोलना, उसे अकाउस्टिक्स कहा जाता है। एंड फील गुड फैक्टर, फील गुड फैक्टर यानी अच्छा महसूस करने वाला जो कार्य होता है, जैसे जब कोई हमसे बात करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और कोई जो ऐसा होता है, जो व्यक्ति होता है, जब वो बात करता है तो हमें अच्छा फील नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ हाई साउंड। हाई साउंड यानी तेज़ आवाज़ में जब बात की जाती है। देन आफ्टर नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ टीचर लर्नर डिस्टेंस। टीचर लर्नर डिस्टेंस यानी जो शिक्षक होता है और जो छात्र होता है उनके बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। यानी टीचर और एक जो छात्र होता है, हम छात्रों के साथ फ्रेंड्स जैसा नहीं रह सकते, हम उनके बीच में एक डिस्टेंस बनाकर रखते हैं ताकि जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमारी इज्जत करें, ठीक है। देन आफ्टर फिजिकल एम्बियंस। फिज़िकल एम्बियंस यानी जो आपका जो वातावरण होता है, यानी आपका क्लासरूम कैसा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसे फिज़िकल एम्बियंस कहा जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन दैट इज़ नेक्स्ट डी ऑप्शन दैट इज़ फेशियल एक्सप्रेशन, यानी चेहरे का हाव भाव सबसे पहले आएगा, या फिर पर्सनल स्पेस आएगा यानी व्यक्तिगत जो स्थान होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन दैट इज़ कैनेसिक्स, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, काइनेटिक्स नहीं है, इट इज़ कैनेसिक्स। कैनेसिक्स यानी इससे पहले हमने डीप में स्टडी किया था इसको कम्युनिकेशन में। कैनेसिक्स यानी स्टडी ऑफ हैंड, यानी हाथ से जो इशारे किए जाते हैं, या फिर बॉडी जो लैंग्वेज होता है हमारा, या फिर हमारे चेहरे की जो मूवमेंट होती है, यानी जब हम आईब्रोज़ को चढ़ा के जब कुछ बोलते हैं यानी हम गुस्से में बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की स्टडी करना इसे कैनेसिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, फिगर आउट द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लासरूम में जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो डी होगा। अब डी में कौन कौन सा है, फेशियल एक्सप्रेशन, यानी स्टूडेंट्स के साथ जो हम फेशियल एक्सप्रेशन से बात करते हैं, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के हाव भाव से हम उनको कम्युनिकेट करते हैं, यानी हम बोल तो नहीं रहे, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो हमारे चेहरा है उससे हम या तो घूरते हैं, ठीक है, या फिर किसी को बाहर जाने के लिए कहते हैं इशारे में। तो सबसे पहला जो आएगा फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, चेहरे के हाव भाव। उसके बाद जो आता है पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस यानी डिस्टेंस अ पर्सन क्रिएट्स एंड मेंटेन्स बिटवीन यू। ऑब्वियसली पर्सनल स्पेस यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो टीचर है और जो छात्र है दोनों के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है, एक डिस्टेंस होना चाहिए। अभी हमने उसके बारे में बात की। और जो लास्ट वन है दैट इज़ कैनेसिक्स।
कैनेसिक्स यानी स्टडी ऑफ हैंड, आर्म, बॉडी एंड फेस मूवमेंट। हाथ है या फिर सर है या फिर चेहरे से आप जो भी इशारे करते हो उसे कैनेसिक्स कहा जाता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब कैसे होती हैं हम ये सॉल्यूशन में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर मौखिक संचार। इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और सिग्नल्स, यानी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें हम जब बातचीत करते हैं हमारा मैसेज सामने वाले जो रिसीवर को हम देते हैं। एक मिनट, हम अजान के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है गैर मौखिक संचार, इसमें क्या होता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, यानी जो हमारा मैसेज होता है, जो हमारी बातचीत होती है, जब हम रिसीवर को देते हैं तो वो बिना शब्दों के हम बात करते हैं। इट इज़ थ्रू नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म। ठीक है, हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अब उसमें होता क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, सच एज आई कॉन्टैक्ट, यानी आँखों से जब हम संपर्क करते हैं लोगों से। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जब हम किसी को घूरते हैं इसका मतलब ये कि हम गुस्सा कर रहे हैं या किसी को किसी चीज़ से रोक रहे हैं। ठीक है, देन आफ्टर, या फिर अगर हम नज़रें झुका के बैठते हैं किसी के सामने तो इसका मतलब ये है हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, हम उससे बात नहीं करना चाहते। तो ये होता है आई कॉन्टैक्ट, यानी हम बात तो नहीं कर रहे लेकिन सामने वाले को ये समझ में आता है कि भाई ये गुस्से में है या फिर हमें अवॉइड कर रहा है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन दैट इज़ फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जो चेहरे का हाव भाव है। अगर आप एटीट्यूड में होते हो तो इसका मतलब ये है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी लोगों को अपने बारे में बता रहे हो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। या फिर जेस्चर, यानी जो इशारे हैं, जैसे जब स्टूडेंट्स क्लास में आने के लिए पूछते हैं तो हम सिर्फ इशारा करते हैं कि भाई हाँ ठीक है आप अंदर आ सकते हो। देन आफ्टर पोस्चर, जेस्चर एंड पोस्चर। पोस्चर यानी बॉडी पोजीशन, आप आपकी बॉडी की मदद से जो इशारे करते हो, ये भी किस में आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप मुंह से कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ आपकी जो बॉडी है उससे आप इशारे करते हो। देन आफ्टर यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो उससे भी आप कम्युनिकेशन करते हो, या फिर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ सोशल क्यूज़। अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आती है, इसमें सोशल यानी सामाजिक जो संकेत भी आता है। सामाजिक संकेत यानी आप सर हिलाकर कुछ बोलो तो ये सामाजिक संकेत, यानी आप हाँ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। या फिर आपका जो टोन है, यानी आवाज़ आप उतार चढ़ाव जो करते हो, यानी हम किसी को तेज़ से बात करते हैं इसका मतलब हम गुस्से में बात कर रहे हैं। ठीक है, देन आफ्टर कैनेसिक्स। कैनेसिक्स अभी हमने डिस्कस किया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बाय जेस्चर एंड मूवमेंट। ठीक है, यानी जो इशारे होते हैं। देन आफ्टर डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स में क्या होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन पीपल, यानी जो लोगों के बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट और जो टीचर होता है उनके बीच में एक लेवल होता है, एक स्पेस होता है।
ठीक है। तो इसे प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है, यानी जब दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन करते हैं, यानी आप डिस्टेंस से कम्युनिकेशन कैसे करते हो। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा करीब बैठकर बात करते हो, इसका मतलब ये कि आपके लिए वो फ्रेंडली है, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करते हैं, या फिर टीचर और स्टूडेंट्स का जो होता है उसमें लेवल होता है, तो हम बच्चों से दूर से बात करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है दो लोगों के बीच में, से प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है। देन आफ्टर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस यानी आपका जो अपीयरेंस है, ठीक है, तो उससे भी आप कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे अगर हम नकाब पहनते हैं तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं। अगर कोई साड़ी पहनता है या कोई और कुछ और पहनता है तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन करता है अपने बारे में। देन आफ्टर ऑफ वॉइस पैरालैंग्वेज। अब पैरालैंग्वेज क्या होता है। पैरालैंग्वेज में जिसमें अल्फाज भी नहीं होते, मतलब शब्द भी नहीं होते, और इसमें इशारे भी नहीं होते। इसमें जो होता है राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, आपकी जो आवाज़ है उसका बहुत ज़्यादा तेज़ होना या फिर धीरे होना। जैसे अगर आप किसी से धीरे कुछ बोल रहे हो या फिर सिर्फ आवाज़ निकाल रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप उसकी इज्जत करते हो, ठीक है। या फिर आपको तेज़ से, जैसे अगर किसी को हटाना है तो हम डायरेक्टली सिर्फ एक वो आवाज़ से वो करते हैं, संकेत देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पैरालैंग्वेज, यानी इसमें वॉइस का टोन होता है, ठीक है। या फिर स्पीकिंग स्पीड होती है, यानी आप धीरे बात करते हो या तेज़ी से बात कर रहे हो या चिल्ला कर बात कर रहे हो, ठीक है। तो इससे पैरालैंग्वेज कहा जाता है। एंड देन आफ्टर लास्ट वन, दैट इज़ टच और हैप्टिक। यानी जब आप टच करते हो किसी को तो ये भी क्या कहलाता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, उसे हैप्टिक भी कहा जाता है। आप टच करके बात करना, जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम गाल पे हाथ लगा के जब हम करते, तो इसका मतलब ये कि हम उनको प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो टच से भी क्या होता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अब अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो ये भी क्या है, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी आप उस इंसान को पसंद नहीं करते, ठीक है, और ये आप उसको बता रहे हो कि आप उसको पसंद नहीं करते। आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपने टच किया उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अब उसमें जो हमने ऑर्डर्स की बात की, ठीक है, ऑप्शंस हमने देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, द रिएक्शंस ऑफ द ऑडियंस, यानी संचार में दर्शकों का जो प्रतिक्रिया होता है इसको क्या कहा जाता है। जो ऑडियंस होती है जब वो रिएक्शन करती है, जब वो जवाब देती है, रिस्पॉन्स करती है, तो उसे संचार में, कम्युनिकेशन में क्या कहा जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फीडबैक, सेकंड ऑप्शन है कोडिंग, थर्ड नॉइज़, एंड फोर्थ वन दैट इज़ डिकोडिंग। जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, संचार का जो मॉडल था, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था डिटेल में कि जब सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, तो उसमें जब वो रिस्पॉन्स करता है तो उसको क्या टर्म दी गई है, उसे क्या बोला जाता है। तो इसमें जो हमारा आंसर है दैट इज़ ए, यानी जब संचार में, कम्युनिकेशन में जो रिसीवर होता है, जो ऑडियंस होता है, जब वो जवाब देता है, जब वो रिएक्शन देता है, ठीक है, वो प्रतिक्रिया करता है, तो उसे फीडबैक कहा जाता है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में हम देखेंगे इसको फीडबैक कैसे कहा जाता है। फीडबैक इज द फाइनल लिंक इन द चैन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। फीडबैक जो होता है, ये क्या होता है, ये फाइनल यानी लास्ट स्टेप होती है किसमें, कम्युनिकेशन प्रोसेस में, यानी संचार की जो प्रक्रिया होती है उसमें लास्ट में हमें फीडबैक मिलता है आफ्टर रिसीविंग अ मैसेजेस। जब एक मैसेज कोई रिसीव कर लेता है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैं मैसेज देने वाली हूँ। अब आप क्या हो, रिसीवर हो, ठीक है। तो मैं जब बोलूँगी आपको मैसेज क्या करूँगी, मैं इनकोड करूँगी कि भाई मुझे बोलना क्या है। इनकोड करने के बाद फिर मैं आपसे वो मैसेज शेयर कर रही हूँ, उसके बाद वो मैसेज आप सुनोगे तो आप रिसीवर हो। वो मैसेज सुनने के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, यानी मैसेज मिलने के बाद जो रिसीवर होता है, यानी जो रिसीवर रिस्पॉन्स, यानी वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्शन करता है इन सम वे एंड सिग्नल्स, और वो सिग्नल देता है दैट रिस्पॉन्स टू द सेंडर। यानी आप लास्ट में बोलोगे कि हाँ सब समझ गया, इसका मतलब ये कि आपने फीडबैक दिया, ठीक है। फीडबैक इज़ द की कंपोनेंट। अब फीडबैक जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर फीडबैक हमें नहीं मिलता है तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा मैसेज प्रॉपरली गया या फिर नहीं गया।
बिकॉज इट अलाउज द सेंडर टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज, यानी जो सेंडर होता है, मैसेज देने वाला होता है, तो उसको ये समझ में आता है, वो चेक करता है कि भाई मेरा जो मैसेज है वो जो मैंने दिया वैसा ही मेरा मैसेज पहुंचा या फिर कुछ गलत समझा गया। ठीक है। फीडबैक अल्टीमेटली प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेंडर टू टेक करेक्टिव एक्शन टू क्लैरिफाई इफ़ मिसअंडरस्टूड द मैसेज, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर फीडबैक में ये समझ में आता है कि भाई कुछ गलत बोल रहा है वो, ठीक है, कोई फीडबैक देता है और उसने जो मैसेज गया उसके अपोजिट कुछ कहा, तो इसका मतलब ये है कि जो सेंडर होता है, जो मैसेज देने वाला होता है, उसको एक मौका मिलता है कि वो अपना मैसेज करेक्ट कर सके, क्योंकि सामने वाले ने गलत समझा उसको। ठीक है, इसीलिए कम्युनिकेशन के प्रोसेस में फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज द टर्म येलो जर्नलिज्म रिफर टू। ठीक है, अब येलो जर्नलिज्म जो पत्रकारिता होती है, अब उसमें येलो जर्नलिज्म इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज सेंसेशनल न्यूज़, यानी सनसनीखेज जो न्यूज़ होती है अबाउट टेररिज्म, आतंकवाद के बारे में जो सनसनीखेज जो न्यूज़ होती है और वायलेंस, ठीक है, तो उसे येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। या फिर जो सेकंड है दैट इज सेंसेशनलिज्म एंड एग्जैगरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूअर्स, यानी सेंसेशनलिज्म यानी जो शॉकिंग न्यूज़ होती है, सनसनीखेज जो खबर होती है, एंड एग्जैगरेशन, एग्जैगरेशन यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलना, यानी न्यूज़ छोटी सी है लेकिन जो मीडिया पर्सन्स होते हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। सिर्फ किस लिए बताते हैं, टू अट्रैक्ट द रीडर्स, यानी जो रीडर्स होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारी न्यूज़ वो ज़्यादा देखें। तो क्या येलो जर्नलिज्म ये होता है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज सेंसेशनल न्यूज़ अबाउट आर्ट्स एंड कल्चर, कोई भी सनसनीखेज न्यूज़ किसके बारे में, कला और संस्कृति के बारे में, क्या ये होता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है दैट इज सेंसेशनल न्यूज़ प्रिंटेड ऑन येलो पेपर, कोई ऐसी सनसनीखेज खबर जो येलो यानी पीले पेपर पर उसको प्रिंट किया जाता है, उसे येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो है बी, यानी सेंसेशनलिज्म एंड एग्जैगरेशन टू अट्रैक्ट द रीडर्स, जो दर्शक होते हैं उनका आकर्षित करने के लिए, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज और जो एग्जैगरेशन यानी बढ़ा चढ़ा के जो न्यूज़ दी जाती है उसे येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। देखिए सॉल्यूशन में है येलो जर्नलिज्म, द यूज़ ऑफ lurid features and sensationalized news in newspaper publishing to attract readers and increase circulation। येलो जर्नलिज्म जो होता है इसका मतलब है द यूज़ ऑफ lurid features, lurid यानी शॉकिंग, जो भड़काने के लिए जो न्यूज़ बनाई जाती है उसे lurid features कहा जाता है। एंड sensationalized न्यूज़ यानी जो सनसनीखेज न्यूज़ बनाई जाती है टू न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि जो रीडर्स हैं, न्यूज़ पढ़ने वाले और न्यूज़ देखने वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी न्यूज़ को देखें और पढ़ें, ताकि हमारा जो न्यूज़पेपर है उसका सर्कुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसे येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 दैट द फर्स्ट एवर FM सर्विसेज वे स्टार्टेड इन इंडिया ऑन, सबसे पहली जो FM सर्विसेज इंडिया में कब स्टार्ट हुई। उसमें है ऑप्शन 23 जुलाई 1977, बी ऑप्शन 23 जुलाई 1997, नेक्स्ट ऑप्शन 23 जुलाई 2007 एंड लास्ट ऑप्शन दैट इज 23 जुलाई 1987। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा दैट इज 23 जुलाई 1977। अब फर्स्ट ऑप्शन क्यों आएगा, देखिए एफएम जो होता है, एफएम इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, उसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको सेट करना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसको शॉर्ट में एफएम कहा जाता है। आपने सुना होगा एफएम रेडियो, ठीक है। तो एफएम इज़ शॉर्ट फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन विच रिफर्स टू द मीन्स ऑफ इनकोडिंग द ऑडियो सिग्नल ऑन द कैरियर फ्रीक्वेंसी, यानी एफएम जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, विच रिफर्स टू यानी जिसका मतलब होता है टू द मीन्स ऑफ इनकोडिंग द ऑडियो सिग्नल, यानी जो आवाज़ होती है, आवाज़ को फ्रीक्वेंसी पर डालना,
कोड करके, जो भी आवाज़ होती है उसको कैच करके अपनी फ्रीक्वेंसी पर डालना, उसे एफएम कहा जाता है। ऑन जुलाई 23, 1977 यानी 23 जुलाई 1977 को सबसे पहला फर्स्ट एवर एफएम सर्विस वॉज इनाग्रेटेड फ्रॉम मद्रास। मद्रास, अभी इसको चेन्नई कहा जाता है, तमिलनाडु। तो सबसे पहली जो एफएम सर्विस है इंडिया में वो 1977 में स्टार्ट हुई। अगर आपको इसको कोई लिंक से याद करना है तो आप ये सोच सकते हो कि 1977 में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था, कोई बता सकता है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1977? क्योंकि जो डेट्स होती है हिस्टोरिकल, उसको किसी ना किसी लिंक से याद किया जाता है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे 1977 में? No one knows? यस, वेरी गुड, यास्मीन खान, इंदिरा गांधी, 1977। और लिंक से आपको याद रखना है तो इमरजेंसी को ख़त्म किया गया था। नहीं, नाजिश मोरारजी देसाई, 77, जब इंदिरा गांधी को हराने के लिए जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई, बीजेपी और बहुत सारी ऐसी जो पार्टीज़ ने मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाया था, तो उसमें इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, 77 में इंदिरा गांधी थी, यानी इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से 1977। और इंदिरा गांधी के पीरियड में बहुत सारी मतलब डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ इंडिया का। जैसे अब पोखरण, सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी आप ले सकते हो। उसके बाद जो इंडो पाक वॉर था, बांग्लादेश को बनाया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसमें आप जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर सकते हो इससे कि 1977 इंदिरा गांधी, उसके पीरियड में जो सबसे पहला इंडिया में एफएम जो सर्विस है वो स्टार्ट किया गया। और कहाँ पर हुआ? इट वॉज इन चेन्नई, मद्रास। ठीक है। In June 1923, the Radio Club of Bombay made the first ever broadcast in the country. अब 1923 ये ब्रिटिशर्स के टाइम, यानी जब अंग्रेज थे यहाँ पर, तो उस वक्त ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे मेड द, उस वक्त मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, तो 1923 यानी 1923 में सबसे पहले रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे उसने सबसे पहला पूरे कंट्री में ब्रॉडकास्ट किया, उसको नश्र किया। देन आफ्टर दिस वॉज फॉलोड बाय, यानी इसके बाद, यानी रेडियो सर्विस जब से सबसे पहले जो टेलीकास्ट की गई इंडिया में 1923 में, उसके बाद जो किया गया दैट वाज कैलकाटा रेडियो क्लब 5 मंथ्स लेटर। उसके 5 महीने के बाद कैलकाटा में भी रेडियो सर्विस को स्टार्ट किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC केम इनटू बीइंग ऑन 23 जुलाई 1927। ये सब ब्रिटिशर्स के टाइम है, ये आज़ादी के बाद की बात हम करें 1977, सबसे पहली FM सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इन कम्युनिकेशन चैनल इंडिकेट्स, कम्युनिकेशन जो है, संचार है, उसमें चैनल का मतलब क्या होता है? हमने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ये भी डिस्कस किया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहला है मैसेज, या फिर सेकंड है कंटेंट, थर्ड है डिकोडिंग, या फिर फोर्थ है मीडियम एम्प्लॉयड। मैसेज जो संदेश होता है हमारा, कंटेंट यानी जो सामग्री होती है, डिकोडिंग यानी जब मैसेज को डिकोड किया जाता है, यानी जो मैसेज देने वाला होता है, जब वो अपनी जो सोच होती है, जो आइडिया होता है, उसको इनकोड करके जब वो मैसेज शेयर करता है, उसके बाद जो मैसेज लेने वाला होता है वही मैसेज को डिकोड करता है, यानी समझता है उसको। ठीक है। उसके बाद मीडियम एम्प्लॉयड, यानी जो माध्यम होता है, जो ज़रिया होता है। तो अब चैनल का मतलब हमने ये देखा था कि भाई जो माध्यम होता है, आप कौन से मीडियम से अपना जो कम्युनिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो शेयर कर रहे हो, तो उसे चैनल कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो मीडियम एम्प्लॉयड आएगा, यानी जो माध्यम होता है, जो ज़रिया होता है, उसे चैनल कहा जाता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ, देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स, यानी जब हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, या फिर जो हमारी राय है, या फिर कोई फैक्ट है, तथ्य है,
या फिर जो हमारी फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, जब इन चीज़ों को हम किसी से शेयर करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन और संचार कहा जाता है। एंड दिस प्रोसेस यानी जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, इट इज़ बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में ये प्रोसेस होता है। इन ऑर्डर टू रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज़ नोन एज कम्युनिकेशन, यानी 2 लोगों के बीच में जब हम कोई आइडिया या फिर कोई राय या कोई हमारी भावनाओं को शेयर करते हैं ताकि वो हमारी बात समझ सके, तो उसे कम्युनिकेशन और संचार कहा जाता है। अब इसमें जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं, यानी संचार के जो तत्व होते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। हमने इसको डिटेल में देखा था कि जब कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें कम से कम हमें कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, यानी एक मैसेज देने वाला और एक मैसेज लेने वाला। मैसेज देने वाला जो होता है उसे सेंडर कहा जाता है, और मैसेज लेने वाला यानी रिसीवर। यहाँ पर मैं सेंडर हूँ, आपको मैसेज दे रही हूँ, और आप जो है वो रिसीवर यानी आप मैसेज ले रहे हो। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस, जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू होती है व्हेन अ सेंडर विशेस टू कन्वे सम आइडिया। जो सेंडर होता है, जो मैसेज देने वाला होता है, वो कोई आइडिया देता है या फिर कोई फैक्ट देता है, जो तथ्य होता है, या फिर कोई जानकारी देता है या अपनी राय देता है टू द रिसीवर, जो सामने वाला होता है, जो मैसेज लेने वाला होता है। ठीक है, यहाँ से कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है, जो वो है, उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। द आइडिया इज़ कंसीव्ड बाय द सेंडर। अब जो आइडिया है वो कंसीव्ड यानी फॉर्म्ड, यानी आइडिया बनाया जाता है बाय द सेंडर। यानी फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं पहले उसको क्या करूँगी, मैं उसको सोचूंगी, उसके बाद उसको इनकोड करूँगी, देन आफ्टर इज पुट इन सच टर्म्स दैट कैन बी कन्वेड, यानी उसको ऐसे मैं बोलूँगी ताकि वो आपको समझ में आए। ठीक है, देन आफ्टर ही डिसाइड्स द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो मैसेज देने वाला होता है वही फिक्स करता है, वही निर्णय लेता है कि भाई मुझे कौन सा चैनल, कौन सा माध्यम, कौन सा ज़रिया मुझे इस्तेमाल करना है ताकि मैं अपना जो आइडिया है, अपनी जानकारी जो है उसको मैं पहुंचा सकूं। ठीक है, द आइडिया इज़ रिसीव्ड बाय द रिसीवर। ऑब्वियसली आप जो आइडिया देते हो वो रिसीव जो करने वाला है वो लेता है, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने के बाद एक्शन इज टेकन, जो भी एक्शन उसे करना है, जो काम करना है वो करता है अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन और डायरेक्शन। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्लास में जाकर बैठ जाओ, तो मैं यहाँ पर सेंडर हूँ और मैं आपको इनकोड करके, अपनी सोच जो है उसको इनकोड करके आपको एक ऑर्डर दे रही हूँ। अब आपने सुना उसको, आप रिसीवर हो। उसको सुनने के बाद आप क्या करोगे, जो डायरेक्शन आपको दी गई है उसको डिकोड करोगे, उसको समझोगे, उसके बाद उसके हिसाब से आप उसका एक्शन करोगे। ठीक है, देन आफ्टर उसमें सबसे पहला जो होता है सेंडर, द पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट्स, यानी कोई भी व्यक्ति जो अपनी सोच है या फिर अपना मैसेज है जब सामने वाले को या फिर रिसीवर को देता है तो उसे सेंडर कहा जाता है। ही इज़ एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो होता है वो एक सेंडर होता है। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन है उसके जो संसाधन होते हैं वो उसको बताता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लासरूम अ टीचर इज़ अ सेंडर, यानी अगर हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं क्लासरूम की, तो जो टीचर होता है वो सेंडर होगा, यानी मैसेज देने वाला होगा। देन आफ्टर सेकंड जो आएगा दैट इज़ मैसेज। मैसेज क्या होता है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इज टर्म्ड एज मैसेज, यानी मैं आपसे क्या बोलना चाहती हूँ, मेरी जो जानकारी है, जो आइडिया है, उसे मैसेज कहा जाएगा। इट इंक्लूड्स, अब मैसेजेस में या तो आपके आइडियाज़ होंगे या फिर आपकी भावनाएं होंगी, फीलिंग्स होंगे, या फिर सजेशन होंगे, या फिर कोई ऑर्डर होगा। विच अ सेंडर वांट्स टू कन्वे टू द रिसीवर, यानी जो मैसेज लेने वाला होता है उसको सेंडर देना चाहते हैं, उसे मैसेज कहा जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन दैट इज़ इनकोडिंग। पहला सेंडर होता है, सेंडर मैसेज देता है, ठीक है, उसको इनकोड करता है। देन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेजेस इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, अपनी सोच जो है, अपनी आइडिया जो है, मैं उसको इनकोड करूँगी कि मैं ऐसे कैसे बोलूँ कि आपको मेरी बात समझ में आए। विच मे बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, यानी रिसीवर को समझ में आना चाहिए, उसको बनाना, उसे इनकोडिंग कहा जाता है। इट इंक्लूड्स वर्ड्स,
पिक्चर्स, हो सकता है मैं आपसे वर्ड्स में बात करूं, शब्दों में बात करूं, या फिर मैं फ़ोटो से आपसे बात करूं, या फिर जेस्चर, सिंबल्स, कोई भी सिंबल। यानी जब हम इलेक्शन जब जीतते हैं, जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जीतने के बाद वो हाथों से वी बनाते हैं, जो हमारी फिंगर्स होती हैं, हाथ की उंगलियों से हम वी बनाते हैं। तो ये सिंबल हम बता रहे हैं कि भाई विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, यानी वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम जीत गए। तो ये क्या है, सिंबल, यानी हम सिंबल्स के का यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें पिक्चर्स हो सकता है, जेस्चर यानी इशारे हो सकते हैं, या फिर कोई सिंबल हो सकता है। इनकोडिंग ट्रांसलेट्स द इंटरनल थॉट ऑफ द सेंडर इनटू अ लैंग्वेज। जो हमारी इनकोडिंग होती है, यानी हमारी जो सोच होती है, हम उसको बनाते हैं, उसको इनकोड करते हैं इनटू अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल, जिसको जो रिसीवर है, जो सामने वाला है, उसको समझ सकता है, उसे इनकोडिंग कहा जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन दैट इज मीडिया, द पाथ, चैनल और मीडियम, यानी ऐसा तरीका, ऐसा रास्ता, ऐसा चैनल या फिर ऐसा माध्यम जो मीडियम है, थ्रू विच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड, जिसके ज़रिए हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीवर को पहुंचाते हैं, उसे मीडिया कहा जाता है। इट इज़ द कैरियर ऑफ द मैसेज, ये क्या होता है, ये मैसेज लाने वाला होता है। इट कैन बी इन रिटन फॉर्म, अब जो आपका मीडिया है, जो मीडियम है, ठीक है, वो या तो रिटन फॉर्म में, जैसे हम अगर हम बिजनेस में कोई कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम या तो एप्लीकेशन लिखेंगे, लेटर्स लिखेंगे, तो वो रिटन फॉर्म में होगा। अब ये हमारा क्या है, वो चैनल है, मीडियम है। फेस टू फेस या फिर हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो हम इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हम आमने सामने बात करेंगे। देन आफ्टर थ्रू टेलीफोन, या फिर हम फ़ोन से बात करेंगे, लेटर, इंटरनेट, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मीडियम है, माध्यम है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन दैट इज डिकोडिंग, यानी मैसेज को डिकोड जब किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द इनकोडेड मैसेजेस इनटू एन इफेक्टिव लैंग्वेज। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे कोई मैसेज दिया, आप सेंडर हो, मैं रिसीवर हूँ, आपने आपकी जो सोच है, जो आइडिया, उसको पहले बनाया, उसको इनकोड किया, जो मुझे समझ में आए। जब आपने मैसेज दे दिया मुझे, मैं क्या करूँगी, उसको डिकोड करूँगी, यानी उसको समझने की कोशिश करूँगी कि आपने क्या कहा, ठीक है, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, जो रिसीवर बेहतरीन तरीके से और आसानी से उसको समझ सके, उसको डिकोडिंग कहा जाता है। इन दिस द इनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर आर कन्वर्टेड, यानी जैसे अगर आपने मुझे ऐसे फिंगर से ये बताया वी, यानी तो मैं उसको डिकोड करूँ कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आप जीत गए, ठीक है, तो उसे डिकोडिंग कहा जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन दैट इज रिसीवर, रिसीवर यानी जो मैसेज लेने वाला होता है। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज ऑफ द सेंडर इज नोन एज अ रिसीवर, जो मैसेज लेने वाला होता है। अब इसमें जो एग्जांपल है, जो उदाहरण है, स्टूडेंट्स आर रिसीवर्स इन द क्लासरूम, अगर हम क्लासरूम की एग्जांपल लेते हैं, कक्षा में, तो जो मैसेज लेने वाले होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, तो उन्हें रिसीवर कहा जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ फीडबैक, फीडबैक अभी हमने देखा, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए आखिरी में जो है वो फीडबैक दिया जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल ऑफ द कम्युनिकेशन विच द रिसीवर एक्सप्रेसेस हिज रिएक्शन, यानी आपको मैसेज मिला, उसके बाद आप उसका जवाब दोगे, आपको कैसा समझा, तो इसीलिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। और फीडबैक से ये समझ में आता है कि जो हमने मैसेज दिया वो पूरा समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन इज़। अब पीयर टू पीयर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है कि पीयर का मतलब क्या होता है। देखिए, पीयर टू पीयर, पर्सन ऑफ सेम लेवल, पीयर टू पीयर यानी जब सेम लेवल के जो पर्सन होते हैं, जब वो कम्युनिकेशन करते हैं, वो संचार करते हैं, वो बातचीत करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सेम लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगर प्रिंसिपल्स एक साथ बात करते हैं, ठीक है, या HODs बात करते हैं, या हेड मास्टर्स बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, सेम लेवल के लोग बात कर रहे हैं। तो हमने कम्युनिकेशन में डिस्कस किया था कि भाई जब सेम लेवल के लोग बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, उसमें पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी सूरज जहाँ से निकलता है, ये जहाँ पे वो लाइन जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से ज़मीन और आसमान दोनों मिलता है और यहाँ से सूरज उगता है, तो इस लाइन को होराइज़न कहा जाता है, यानी ये जो आड़ी लाइन होती है, ठीक है। तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, तो उसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है या फिर कन्वोल्यूटेड
या फिर थर्ड वन दैट इज़ नॉन ट्रांजैक्शनल, या फिर डी दैट इज़ ऑथोरिटेरियन। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, वेरी गुड समरीन, शमा, ए हॉरिजॉन्टल, राइट। ठीक है, अब इसमें जो मैंने आपको ये बनाकर दिखाया इससे भी आप समझ सकते हो सेम लेवल। ठीक है, अब हम ये देखेंगे जो ऑप्शन है वो क्या है। देखिए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होता है इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारी जानकारी हम उसको एक्सचेंज करते हैं, दूसरों को देते हैं अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल, यानी सेम लेवल के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर जो कर्मचारी होते हैं या फिर जो हायर अप्स होते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में, जब सेम लेवल के लोग आपस में बात करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है। द पर्पज़ ऑफ मोस्ट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी इसका जो उद्देश्य होता है तो किसी काम को करने के लिए समर्थन का अनुरोध करना, यानी पर्पज़ ऑफ मोस्ट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज़ टू रिक्वेस्ट सपोर्ट, यानी किसी का समर्थन लेना है हमें, ठीक है, और कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, यानी किसी काम को हमें करवाना है तो हम सेम लेवल के लोगों को मिलकर बात करते हैं और वो काम को हम करवाते हैं। पीपल एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन में जब सेम लेवल के जो लोग होते हैं कैन वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम कर सकते हैं। टू वर्क ऑन प्रॉब्लम्स, यानी किसी भी समस्या को हल करने के लिए, और इश्यूज़, और किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए इन एन इनफॉर्मल और एज नीडेड बेसिस, यानी इनफॉर्मल बेस, अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया। इनफॉर्मल यानी हम जो बिजनेस में बात करते हैं, प्रिंसिपल वगैरह से जो बातें करते हैं शॉर्ट में, टू द पॉइंट, उसे इनफॉर्मल वे कहा जाता है। तो इनफॉर्मल तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। अब पीयर टू पीयर क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एट द सेम सोशल लेवल, यानी कम्युनिकेशन ऐसा संचार जो सेम लेवल के लोगों के बीच में होता है तो उसे पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इन द सेम प्रोफेशनल कम्युनिटी, या फिर जैसे अगर कई स्कूलों के प्रिंसिपल आपस में बात करें, ठीक है, तो उसे पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कहा जाएगा। अ स्टूडेंट टॉकिंग टू अनदर स्टूडेंट, या फिर कोई छात्र जब दूसरे छात्र से बात करता है तो ये भी क्या है? पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। अ प्रोफेसर टॉकिंग टू अनदर प्रोफेसर, यानी अगर कोई स्टूडेंट बात करे तो अपने लेवल का होना चाहिए, यानी वही स्टूडेंट होना चाहिए, या फिर कोई प्रिंसिपल बात करे तो उसके सेम लेवल का प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है, तो जब सेम लेवल के लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कहा जाता है। सो वी कैन से दैट पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, इसीलिए इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। अब उसमें जो सेकंड ऑप्शन था कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड मीन्स डिफ़िकल्ट, यानी बहुत ज़्यादा जो मुश्किल होता है। कन्वोल्यूटेड सेंटेंस मीन्स अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यानी ये अल्फाज से जब हम जुमले बनाते हैं, ठीक है, अल्फाज से जो हम सेंटेंस बनाते हैं शब्दों से, ठीक है, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज़, ऐसी लैंग्वेज दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, मुश्किल होती है, ठीक है, देन वुड बी रिक्वायर्ड टू सिंपली कन्वेइंग मैसेजेस, यानी जब कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, यानी जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसकी वजह से जो वाक्य का मतलब बदल जाता है। जैसे कोई है जो सेंडर है, वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन जब उसने जुमलों को बनाया, उसने सेंटेंस को बनाया, तो उसके सेंटेंस बनाने की वजह से उसका जो सेंटेंस है उसका मतलब बदल गया, तो उसकी वजह से जो उसका मैसेज है वो गलत जाएगा, यानी उसका जो सेंटेंस है वो मुश्किल हो गया, समझना डिफ़िकल्ट हो गया, इसीलिए उसे कन्वोल्यूटेड कहा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, देन आफ्टर नॉन ट्रांजैक्शनल मैसेजिंग। नॉन ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन करना। अब इसमें क्या है? इट रिफर टू एज सेंडिंग और रिट्राइविंग मैसेजेस आउटसाइड द कंटेक्स्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी ऐसे मैसेज जो सेंड और रिसीव नहीं किए जाता, उसे नॉन ट्रांजैक्शनल मैसेजेस। अब अगर मैं कोई मैसेज आपको दूं ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ?
ठीक है। या फिर अगर मैंने कुछ बोल दिया, आपने उसका फीडबैक नहीं दिया, आप नहीं बोले, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप क्या सोच रहे हो, आपको समझा नहीं समझा, तो उसे नॉन ट्रांजैक्शनल मैसेजेस कहा जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन दैट इज ऑथोरिटेरियन। The authoritarian theory describes that all forms of communications are under the control of the governing elite or authorities or influential bureaucrats। यानी ऑथोरिटेरियन, यहाँ पे आपको वर्ड ध्यान से देखना है। ऑथोरिटेरियन ये अथॉरिटी से बना हुआ है, सत्यवादी, ठीक है। ऑथोरिटेरियन थ्योरी यानी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जितने भी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वो किसी के कंट्रोल में होती है। अब किसके कंट्रोल में होती है? वो अथॉरिटी के कंट्रोल में होती है। गवर्निंग इलाइट और अथॉरिटीज़ और इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट, जो नौकरशाही होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके अंडर में सारे कम्युनिकेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसमें जो प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल से पूछे बिना कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाता, कोई भी नोटिस नहीं निकाली जाती। तो वहाँ पर जो भी, या फिर अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ पे बादशाह हुकूमत करता है, डेमोक्रेसी नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। तो सऊदी अरब जहाँ पे बादशाहत होती है, तो बादशाह यानी हर जो मैसेज होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसके अंडर में होता है, उसके कंट्रोल में होता है। जब वो बोलेगा तो कम्युनिकेशन किया जाएगा, नोटिस दी जाएगी, लोगों को ऑर्डर्स दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाते, तो उसे ऑथोरिटेरियन कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमने ऑप्शन लिया पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, यानी सेम लेवल के लोग, हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन होता है, जो सेम लेवल के लोग जब बात करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट है हम कल देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। आई होप के कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन में हमने देखा था, हॉरिजॉन्टल जो था, देखिए हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जब सेम लेवल के लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। वर्टिकल आपको ये लाइन से याद रखना है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं, ठीक है, कोई कॉलेज में अगर मैं कोई लेक्चरर हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बात करना है प्रिंसिपल से, ठीक है। तो वर्टिकल में क्या होता है, मैं प्रोसेस से जाऊंगी, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर से जाऊंगी, कि पहले मैं इंचार्ज से बात करूंगी कि भाई ऐसा ऐसा है, इंचार्ज जाएगा एचएम के पास, ठीक है, या फिर एचओडी के पास जाएगा वो, फिर वो जाएगा प्रिंसिपल के पास, फिर प्रिंसिपल जाएगा डायरेक्टर के पास। ये क्या है, जब हम ऑर्डर से चलते हैं तो इसे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ये लाइन से आपको याद रखना है, वर्टिकल ये लाइन से आपको याद रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।